हाँ जी, नमस्कार। गुड इवनिंग। प्रताप क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा आपको पता है कि अपने एमसीक्यू की एक साइंस की सीरीज जो स्टार्ट की है, तो उसकी 4 क्लासें हो चुकी है। आज अपनी 5वीं क्लास है। ठीक है, तो 5वीं जो अपनी क्लास रहेगी वो रहेगी अपनी रक्त परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र की अपने कल एक क्लास हुई थी। ठीक है ना, आपको पता ही होगा रोजाना 7 बजे आपको क्लास मिल जाती है। ठीक है, तो कल अपनी जो क्लास हुई थी वो परिसंचरण तंत्र के बारे में थी। ठीक है, तो एक पार्ट अपना हो चुका है, दूसरा पार्ट आज अपने इसके अंदर करेंगे। ठीक है, पहला पार्ट जो अपने किया था, पहले पार्ट के अंदर अपने किस किस के बारे में अपने पढ़ा था। देखो, टॉपिक है अपना रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र में अपने हृदय के बारे में पढ़ लिया था। हृदय के बारे में अपने इसके अंदर पढ़ लिया था। ठीक है, हृदय पंप करता है किसको? रक्त को। ठीक है, तो एक तो हृदय के बारे में पढ़ा था कि हृदय के अंदर कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, 2 आलिंद होते हैं, 2 नीले होते हैं। ठीक है, यहां से पंप किया जाता है किसको? रक्त को। और रक्त किसके अंदर बहता है? रक्त नलिकाओं में। किसमें बहता है? रक्त नलिकाओं में। रक्त नलिकाओं में। ठीक है, रक्त नलिकाओं में बहता है रक्त। तो रक्त नलिकाएं 2 प्रकार की थी, एक थी धमनी और एक थी सीरा। ठीक है, तो अपने देखो हृदय के बारे में कंप्लीट जितने क्वेश्चन थे कर लिए थे। ठीक है, रक्त के बारे में अपने क्या पढ़ा था? रक्त के बारे में, प्लाज्मा के बारे में पढ़ लिया था, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ लिया था। लेकिन अपने जो ब्लड ग्रुप है उसके बारे में नहीं पढ़ा था। ब्लड ग्रुप, जो ब्लड ग्रुप है ना, उसके बारे में अपने नहीं पढ़ा था। ए बी ओ, ये ब्लड ग्रुप होते हैं, तो इन ब्लड ग्रुप के बारे में अपने इसके अंदर नहीं पढ़ा था। रक्त नलिकाओं में धमनी के बारे में पढ़ लिया था। धमनी मैंने बताया था, धमनी क्या होती है? जो हृदय से दूर शुद्ध रक्त को लेकर के जाती है। हृदय से दूर कहां तक? अंगों तक जो शुद्ध रक्त को पहुंचाती है, वो क्या थी? धमनी। ठीक है, तो धमनी ये थी। धमनी के बारे में जो क्वेश्चन थे वो अपने कर लिए थे। सीरा, सीरा क्या होती है? हमेशा अशुद्ध रक्त को लेकर के आएगी। और किधर लेकर के आएगी? हृदय की ओर। यानी अंगों से अशुद्ध रक्त को हृदय की ओर लेकर के आएगी। अशुद्ध का मतलब ऐसे नहीं है कि उसके अंदर मिट्टी मिली हुई है। अशुद्ध का मतलब है उसमें ऑक्सीजन नहीं है, उसमें क्या है? CO2 है। और शुद्ध का मतलब क्या है? उसमें ऑक्सीजन है। ठीक है, तो अब अपने स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन। देखो 30 क्वेश्चन अपने कर लिए थे, 31वां क्वेश्चन है रक्त समूह ब्लड ग्रुप। रक्त समूह ब्लड ग्रुप। रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? ठीक है ना, कई बार सीधा आसान सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि रक्त समूह के बारे में किसने बताया था। तो रक्त समूह के बारे में देखो, कार्ल लैंडस्टीनर, लिवाइन, पियेंसर, यहां पर आएगा विनर। क्या लिखेंगे? विनर। ठीक है, इसकी जगह आप कर लेना विनर। ठीक है, विनर और ल्यूवेनहोक। ठीक है, तो ल्यूवेनहोक के बारे में अपने जब कोशिका वाली जब क्लास की थी ना, तब बताया था कि ल्यूवेनहोक ने क्या की थी? जीवित कोशिका की खोज। तो ये तो हो नहीं सकता, इन्होंने तो क्या बताया था? जीवित कोशिका के बारे में बताया था। ठीक है, तो अपना प्रश्न क्या है? रक्त समूह के बारे में किसने बताया? तो रक्त समूह के बारे में बताया था लैंडस्टीनर ने। पूरा नाम है इनका कार्ल लैंडस्टीनर। क्या नाम है? कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया था किसके बारे में? रक्त समूह ब्लड ग्रुप के बारे में। ठीक है, अब पहले मैं बता देता हूं कि ब्लड ग्रुप कौन कौन से हैं। ठीक है, और कौन से को सर्वग्राही है का आपने प्रश्न सुना होगा। सर्वग्राही कौन सा होता है? सर्वदाता कौन सा होता है? ठीक है ना, कि किसके अंदर एंटीबॉडी होते हैं, कौन से ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं होते। ठीक है, एंटीजन, एंटीबॉडी। ठीक है, 2 शब्द तो मैंने आपको बता ही दिए थे ना, एक बार और देख लो। एंटीजन और एक है एंटीबॉडी, दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंटीजन और एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीजन तो क्या होता है? जो रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है ना, जैसे जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, ये क्या होते हैं? ये होते हैं एंटीजन। ये रोग उत्पन्न करेंगे। ठीक है ना, जो रोग उत्पन्न करता है उसको बोलता है एंटीजन। और जैसे ही एंटीजन का अटैक होता है हमारे शरीर के अंदर, डब्ल्यूबीसी कार्य करती है। डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी निर्माण करती है किसका? प्रतिरक्षा तंत्र का। किसका निर्माण करती है?
प्रतिरक्षा तंत्र, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है कि प्रतिरक्षा तंत्र कौन बनाता है, तो कौन बनाता है, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी ने प्रतिरक्षा तंत्र बनाया हुआ है। तो जैसे ही एंटीजन का अटैक हुआ, प्रतिरक्षा तंत्र सक्रिय होगा और किसका निर्माण करेगा, एंटीबॉडी का निर्माण कर देगा। ठीक है, तो एंटीबॉडी हमारी क्या करती है, इन रोगों से रक्षा करती है, यानी कि संक्रमण से बचाती है। किससे बचाती है जी, संक्रमण से क्या करती है जी, रक्षा करती है हमारी। तो वो क्या होती है, एंटीबॉडी होती है। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी। अब एक प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो एंटीबॉडी है ये किसके अंदर होते हैं, एंटीबॉडी है ये हमारे शरीर में रहेंगे कहां पर। ठीक है, तो कोरोना के टाइम आपने सुना था एक नाम, प्लाज्मा थेरेपी, प्लाज्मा थेरेपी। ये प्लाज्मा थेरेपी क्यों कर रहे थे, आरबीसी थेरेपी क्यों नहीं की, डब्ल्यूबीसी क्यों नहीं की। ठीक है, प्लाज्मा थेरेपी का मतलब क्या है, देखो जैसे मैंने रक्त आपको जब बताया था, तो रक्त के दो भाग थे, एक तरल भाग था और एक कणिकीय भाग था। ठीक है, तो तरल भाग का नाम क्या था, प्लाज्मा। तो ये प्लाज्मा थेरेपी में जो प्लाज्मा लिखा हुआ है ये यही प्लाज्मा है। ठीक है ना, तो इस प्लाज्मा के अंदर उपस्थित रहते हैं, जो भी एंटीबॉडी बनेगा वो कहां पर होगा, प्लाज्मा में। ठीक है, इसके अंदर क्या उपस्थित होगा, एंटीबॉडी। जो एंटीबॉडी बना वो किसके अंदर उपस्थित है, प्लाज्मा में। अब जब प्लाज्मा थेरेपी कर रहे थे ना, तो होता क्या है कि जब प्लाज्मा थेरेपी कर रहे थे, तो जो कोरोना से संक्रमित हो गया और होने के बाद में जो ठीक हो गया, तो ठीक हो गया इसका मतलब क्या हुआ, उसके अंदर एंटीबॉडी ने काम किया। ठीक है, तो उसके अंदर एंटीबॉडी बना हुआ है और वो बन करके किसके अंदर स्टोर है, प्लाज्मा में। तो करते क्या थे कि जो ठीक हो गया उसका प्लाज्मा लिया, उस प्लाज्मा में से एंटीबॉडी लेकर के जो बीमार था, जिसको कोरोना हो रखा है, उसके शरीर के अंदर ये एंटीबॉडी डाल रहे थे। ठीक है ना, तो बनी बनाई ऑटोमेटिक जो ये एंटीबॉडी जो थी वो किसके, रोगी के शरीर में डाल रहे थे। ठीक है, तो ये है एंटीबॉडी और एंटीजन क्या हो गया, रोग जो उत्पन्न करेगी। दोनों नाम अभी आपने आगे मैं लूंगा, तो आपको पता होना चाहिए कि एंटीजन क्या और एंटीबॉडी क्या है। ठीक है, ये है रक्त। ठीक है, रक्त के अंदर एक भाग था प्लाज्मा और दूसरा जो कणिकीय भाग था उसके अंदर तीन प्रकार के थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। मैं एक ही लिख रहा हूं, आरबीसी। प्लाज्मा के अंदर तो रहता है एंटीबॉडी, ये तो क्वेश्चन आया हुआ है ही, एंटीबॉडी। ठीक है, पूछा जाता है एंटीबॉडी कहां पर, प्लाज्मा में। और जो एंटीजन है वो कहां पर उपस्थित रहता है, तो आरबीसी की सतह के ऊपर उपस्थित रहता है कौन, एंटीजन। और अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण कौन करता है, एंटीजन, एंटीबॉडी। ठीक है ना, इस प्रकार से अगर प्रश्न आ जाए कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण किससे होता है, तो किससे होता है, एंटीजन से निर्धारण होता है किसका, ब्लड ग्रुप का। ब्लड ग्रुप निर्धारण किससे होगा, एंटीजन से होगा। आरबीसी की सतह पर जो एंटीजन उपस्थित होगा वही उसका क्या होगा, ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, तो आगे ब्लड ग्रुप के बारे में देखो। अब मैं एक टेबल बना रहा हूं, सारे के सारे जितने भी ब्लड ग्रुप है वो बता रहा हूं। ठीक है, तो इधर तो मैं एक लिख देता हूं एंटीजन, कौन सा एंटीजन उपस्थित है, जो एंटीजन उपस्थित होगा वो ही उसका क्या होगा, ब्लड ग्रुप। और एक और देख लो, एंटीबॉडी जो होते हैं ना, इसको लिखते हैं स्मॉल ए और स्मॉल बी से। ठीक है, और जो एंटीजन होते हैं इसको लिखते हैं कैपिटल ए से और कैपिटल बी से। ठीक है, तो एंटीजन, अब जो एंटीजन उपस्थित होगा वही उसका क्या होगा, ब्लड ग्रुप होगा। तो ये ब्लड ग्रुप। ठीक है, उसके बाद में एंटीबॉडी कौन सा बनेगा, ये टेबल बना रहा हूं, इसको अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया तो जितने भी ब्लड ग्रुप है, ठीक है ना, और उनके अंदर पूछा जाएगा आपसे कि एंटीजन इसमें कौन सा है, कौन से में एंटीबॉडी नहीं होता, कौन से में दोनों एंटीजन होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न आते हैं तो सारे क्लियर हो जाएंगे। जैसे देखिए ये है आरबीसी, ये आरबीसी, आरबीसी की सतह के ऊपर अगर एंटीजन ए उपस्थित है तो ब्लड ग्रुप भी कौन सा हो जाएगा, ए ही होगा। ठीक है, और जो एंटीबॉडी बनेगा ना वो इसका विपरीत बनेगा। ठीक है ना, जो एंटीजन उपस्थित है इसका विपरीत क्या बनेगा, एंटीबॉडी बनेगा। तो एंटीबॉडी कौन सा बनेगा, एंटी बी। तो एंटी बी का मतलब है एंटीबॉडी बी। ठीक है, ये हो गया पहला ब्लड ग्रुप ए। दूसरा ब्लड ग्रुप, जैसे आरबीसी किसता है, आरबीसी किसता है के ऊपर एंटीजन उपस्थित है बी,
तो ब्लड ग्रुप भी कौन सा होगा उसका बी होगा, ठीक है ना, ब्लड ग्रुप भी कौन सा हो जाएगा बी, ठीक है, ब्लड ग्रुप हो जाएगा उसका बी। तो एंटीबॉडी कौन सा बनेगा, एंटीबॉडी बनेगा इसका विपरीत एंटी ए, तीसरा ब्लड ग्रुप जिसके ऊपर एंटीजन, दोनों के दोनों एंटीजन उपस्थित है, ए भी है और बी भी है। अगर दोनों एंटीजन उपस्थित है तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा उसका ए बी हो जाएगा। और एंटीबॉडी, एंटीबॉडी नहीं बनेगा, ठीक है ना, एंटीबॉडी नहीं बनेगा। अभी बताता हूं प्रश्न किस प्रकार आते हैं। नेक्स्ट, अगर आरबीसी की सतह के ऊपर एंटीजन है ही नहीं, जीरो, या अपने इसको क्या बोलते हैं ओ, तो ब्लड ग्रुप कौन सा बन जाएगा, ब्लड ग्रुप बन जाएगा ओ। और एंटीबॉडी कौन से बनेंगे इसके विपरीत, यहां पर एंटीजन है ही नहीं तो एंटीबॉडी दोनों ही बन जाएंगे, एंटी ए भी बनेगा और एंटीबॉडी बी भी बनेगा। अब देखो प्रश्न पूछा जाता है कि ब्लड ग्रुप ए है तो उसके अंदर कौन सा एंटीजन है, तो एंटीजन कौन सा होगा ए, जो ब्लड ग्रुप वो ही उसके अंदर क्या होगा एंटीजन, और जो एंटीबॉडी होगा वो उस ब्लड ग्रुप का विपरीत, यानी कि ए है तो एंटीबॉडी कौन सा हो गया बी हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से बी है तो एंटीबॉडी ए बनेगा, ए बी है तो एंटीबॉडी बनेगा ही नहीं। और ओ के अंदर पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसके अंदर दोनों एंटीबॉडी होते हैं, ठीक है ना, दोनों एंटीबॉडी मतलब एंटी ए भी होता है और एंटी बी भी होता है, तो कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप ओ। अब देखो किसको कौन सा रक्त दिया जा सकता है, इधर मैं लिख रहा हूं कि किसको कौन सा रक्त दिया जा सकता है, ठीक है ना। तो जो एंटीबॉडी बना हुआ ना, एंटीबॉडी उसका विरोध करता है हमारे शरीर के अंदर, जैसे कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी बना तो वो कोरोना का जो वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बना तो कोरोना वायरस का वो क्या करेगा विरोध करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे एंटीबॉडी बी बना हुआ है तो इसको बी वाला रक्त नहीं दे सकते, तो दे कौन से सकते हैं, जिसमें बी नहीं है वो सारे रक्त दे सकते हैं, ठीक है ना। तो कौन सा अपने रक्त इसको दे सकते हैं, एक तो ए दे सकते हैं, होते कौन कौन से हैं भाई, ए है, बी है, ए बी है और ओ है। तो इसमें भी बी आ गया, इसमें भी बी आ गया, तो इसमें नहीं है तो एक तो ये दे सकते हैं और एक कौन सा दे सकते हैं ओ वाला दे सकते हैं, तो दो ब्लड ग्रुप इसको दे सकते हैं। इसमें एंटीबॉडी कौन सा बना हुआ है ए बना हुआ है तो इसको कौन सा ए वाला नहीं देंगे बाकी दे देंगे, इसमें ए है इसमें ए इसमें नहीं है तो एक तो इसको बी दे देंगे और दूसरा ओ दे देंगे। अब इसमें देखो इसमें एंटीबॉडी है ही नहीं, है ही नहीं मतलब कोई विरोध ही नहीं करेगा, तो कौन सा दे सकते हैं, जितने भी है सारे ही दे सकते हैं, ए बी बी ए बी और ओ सारे के सारे ब्लड ग्रुप इसको जो है अपने दे सकते हैं, ठीक है ना, सबका खून इसको दे सकते हैं। इसके अंदर एंटी ए भी बना हुआ है बी भी बना हुआ है, तो जिसमें ए आ रहा है इसमें ए आ रहा है तो ये नहीं दे सकते, जिसमें बी आ रहा है वो भी नहीं दे सकते, इसमें दोनों ही आ रहे हैं ये भी नहीं दे सकते, तो दे कौन सा सकते हैं, केवल ओ वाला। तो यहां से देखो अगर आपसे पूछा जाए कि सार्वत्रिक दाता कौन है, तो सार्वत्रिक दाता जो सबके अंदर सबको खून दे सकता है वो दाता है, ओ इसमें भी है इसमें 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 मतलब चारों को रक्त दे सकता है, तो सार्वत्रिक दाता। तो ये तो क्या हो गया, ओ जो है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, सार्वत्रिक दाता। सार्वत्रिक दाता कौन सा होता है, तो ओ होता है, ठीक है ना। अगर पूछा जाए सार्वत्रिक ग्राही कौन सा है, तो यानी सबका खून जो ले सकता है, सबका खून तो इसी ने पिया है ना, ए बी ने, तो कौन सा हो जाएगा, ए जो है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यूनिवर्सल ग्राही, सार्वत्रिक ग्राही, ठीक है ना, समझ में आ गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, देखो एंटीजन कौन सा है, कौन सा ब्लड ग्रुप है, कौन सा एंटीबॉडी है और कौन सा खून उसको दे सकते हैं, ठीक है, कौन सा नहीं दे सकते सारा यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। सार्वत्रिक ग्राही क्यों है ये भी मैंने यहां पर बता दिया, क्यों, क्योंकि ये सबका खून ले सकता है, क्यों ले सकता है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं बनता, ठीक है। इसके बाद में देखो, इसके बाद में आपने सुना होगा कि पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, ठीक है ना, रक्त पॉजिटिव नेगेटिव होता है। अब मैंने यहां पर आपको देखो ये तो मैंने बता दिया कि ये सार्वत्रिक ग्राही है। अगर प्रश्न आ गया, जैसे मान लो कि प्रश्न आ गया कि निम्न में से सार्वत्रिक ग्राही और ऑप्शन में से दे दिया, ए दे दिया, ए बी दे दिया, ए बी पॉजिटिव दे दिया
और O दे दिया। अब आप इसके अंदर उत्तर क्या करोगे, पॉजिटिव नेगेटिव अगर दोनों दे दिए और पूछा क्या है कि सार्वत्रिक ग्राही कौन सा है, सार्वत्रिक ग्राही आपसे पूछा है और ये आपको 4 ऑप्शन आपको दे दिए। अब इनमें से उत्तर क्या करोगे, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो लिखा होता है ना, ये क्या होता है ये बताता हूं मैं आपको। ये जो पॉजिटिव नेगेटिव जो लिखा हुआ है ना, ये क्या है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये एक रिसस मकाका नामक एक बंदर था, REHSUS, रिसस मकाका। ये रिसस मकाका नामक एक बंदर था, ठीक है। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या किया, इस रिसस मकाका नामक बंदर के रक्त के अंदर किसकी खोज की थी, RH फैक्टर की। ये जो R और H जो लिखते हैं ना, ये R और H यही है, RHSUS, ठीक है ना। तो ये RH जो लिखते हैं ना, ये वाला ये RH, ठीक है ना, रिसस का RH ले लिया, ये RH इसी के लिए जिसके अंदर RH होगा वो तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। और जिसके अंदर RH फैक्टर नहीं होगा वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। और ये इसके बारे में किसने बताया था, तो एक तो था कौन, लैंडस्टीनर, लैंडस्टीनर, और दूसरा कौन था, विनर। लैंडस्टीनर और विनर ने इसके बारे में बताया था कि RH पॉजिटिव क्या है और RH नेगेटिव क्या है, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। चलिए अब अपने आगे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आगे और कुछ आएगा तो वो मैं आपको साथ साथ में बता दूंगा। अब देखो पूछा हुआ कि RH फैक्टर का पता किसने लगाया था, ठीक है। तो अभी बताया मैंने, कार्ल लैंडस्टीनर, और ये वियनर की जगह क्या लिखना है, विनर, ए नहीं है इसमें, ठीक है ना, ए नहीं है, सीधा है विनर, ठीक है। तो लैंडस्टीनर और किसने बताया था, विनर ने बताया था किसके बारे में, RH फैक्टर के बारे में। RH फैक्टर समझ में आ गया ना, RH का मतलब क्या है, रिसस मकाका नामक बंदर था तो उसका नाम था RH, वहीं से लिया है, ठीक है। तो लैंडस्टीनर और विनर दोनों ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं होता, क्या नहीं होता, क्या पूछा है, एंटीबॉडी नहीं होता, ठीक है। अब एंटीबॉडी नहीं होता, देखो टेबल के अंदर आते हैं, एंटीबॉडी जिसमें नहीं है, एंटीबॉडी नहीं बनेगा, किस में नहीं बनता, AB के अंदर नहीं बनता, ठीक है। इसी टेबल से क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा AB, AB के अंदर नहीं बनता एंटीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है, जिसके अंदर दोनों की दोनों एंटीबॉडी बनती है, देखिए किसमें बनती है दोनों एंटीबॉडी, एंटी ए और एंटी बी, किसके अंदर बन रही है, ब्लड ग्रुप कौन सा, O। तो उत्तर हो जाएगा कौन सा, ब्लड ग्रुप है O, ब्लड ग्रुप O के अंदर दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं होता, तो एंटीजन जिसके अंदर नहीं होता, एंटीजन जिसके अंदर नहीं होता ये रहा, ब्लड ग्रुप O के अंदर एंटीजन शून्य, ठीक है ना, इसके अंदर एंटीजन नहीं होता। तो कौन सा हो जाएगा, ब्लड ग्रुप O, ब्लड ग्रुप O के अंदर क्या नहीं है, एंटीजन नहीं है, उसी टेबल से, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ये मैंने पहले ही करा दिए हैं, ठीक है, इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं अपने। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है, क्या लिखा हुआ है, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है, प्रतिकूल वातावरणीय दशा के, पोषक पदार्थों की कमी के, विपत्ति के, या संक्रमण के। अभी मैंने आपको बताया था कि WBC होती है, और ये WBC जो होती है ना, WBC का काम होता है किसका निर्माण करना, प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करना। और प्रतिरक्षा तंत्र क्या करता है, संक्रमण से हमारी क्या करता है, रक्षा करता है। यानी कि जो एंटीजन होगा, एंटीजन क्या फैलाएगा, संक्रमण, उस संक्रमण से रक्षा करने का काम कौन करता है, तो एंटीबॉडी। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, संक्रमण के विरुद्ध होता है कौन, एंटीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है, अभी बताया था रिसस मकाका नामक क्या था, बंदर। तो इसमें है भालू से नहीं है, मनुष्य से नहीं है, बिल्ली से संबंधित भी नहीं है, तो किससे संबंधित है, ये बंदर से संबंधित है, क्योंकि रिसस मकाका नामक बंदर था, उसी के रक्त के अंदर खोज की गई थी RH फैक्टर की, ठीक है ना। RH तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है,
आर एच तत्व के अनुसार, आर एच तत्व वही है जिसके अंदर अपने लिखते हैं ना कि ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव, ठीक है, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी पॉजिटिव है मतलब इसके अंदर आर एच फैक्टर है, ए बी नेगेटिव है मतलब इसमें आर एच फैक्टर नहीं है। तो इसने पूछा है कि इनमें से कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है। तो बताइए आप, विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है का मतलब क्या है। देखिए, एक रोग होता है, उस रोग का नाम है इरेथ्रोब्लास्टोसिस, इरेथ्रोब्लास्टोसिस, ये एक रोग होता है इरेथ्रोब्लास्टोसिस। ये रोग क्या करता है, जिसके अंदर ये वाला रोग होता है उसका क्या होता है, ये रोग होता है किसमें, देखिए अगर कोई पुरुष आर एच पॉजिटिव है और महिला आर एच नेगेटिव है, ठीक है ना, पुरुष तो क्या है आर एच पॉजिटिव और महिला क्या है अगर आर एच नेगेटिव है, तो होता क्या है उनके केवल एक संतान तो हो जाती है, लेकिन दूसरी संतान जैसे ही होती है ना तो उसके अंदर इरेथ्रोब्लास्टोसिस रोग हो जाता है और वो संतान मर जाती है। यानी कि आर एच पॉजिटिव पुरुष और आर एच नेगेटिव महिला अगर कोई है, ठीक है, और उन दोनों की अगर शादी हो जाती है तो होता क्या है कि एक संतान तो सही होगी, उसके बाद में उनके संतान नहीं होती है, ठीक है ना, तो उनके संतान नहीं होती, ठीक है, तो बाद में चाहे मंदिर मंदिर घूम लो कहीं घूम लो, ठीक है ना। तो आपको कहां पर जाना पड़ेगा अंत में, डॉक्टर के पास। तो इसका इलाज कहां पर होता है, डॉक्टर के पास होता है, ठीक है ना। तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर क्या करता है कि जैसे समय 9 महीने होता है तो 9 महीने से पहले ही उसकी क्या होती है, ऑपरेशन के माध्यम से डिलीवरी करा दी जाती है, ठीक है। तो ये है आर एच पॉजिटिव पुरुष और आर एच नेगेटिव महिला, कुंडली से ज्यादा ये वाली चीज मिलानी जरूरी है, ठीक है। तो क्या है, आर एच पॉजिटिव पुरुष और आर एच नेगेटिव महिला की यदि शादी होती है तो केवल एक बच्चा तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, उसके बाद में इरेथ्रोब्लास्टोसिस रोग हो जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, आर एच पॉजिटिव पुरुष और आर एच नेगेटिव महिला विवाह जोड़ी के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, सामान्य मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा, कल ही बताया था रक्त की मात्रा कितनी होती है भाई, 5 से 6 लीटर, कितनी होती है, 5 से 6 लीटर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, कैंसर का लक्षण निम्नलिखित में से किसकी असामान्य वृद्धि के कारण होता है। 3 कणिकाएं हैं, एक है आरबीसी, एक है डब्ल्यूबीसी और एक बोलते हैं प्लेटलेट। प्लेटलेट्स के बारे में सबको पता है, कौन से रोग के अंदर प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आती है, तो वो आती है किसके टाइम, डेंगू बुखार जब होता है तो प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आती है, ठीक है। अब आता है डब्ल्यूबीसी, अगर डब्ल्यूबीसी, देखो डब्ल्यूबीसी की संख्या में कमी कब होती है, कमी होती है एड्स के टाइम, किसके टाइम होती है, एड्स के टाइम, अगर एड्स हो जाता है तो डब्ल्यूबीसी की संख्या में कमी होती है। एड्स इतना खतरनाक क्यों है, एड्स खुद खतरनाक नहीं है, लेकिन एड्स के कारण होता क्या है कि डब्ल्यूबीसी की संख्या में कमी हो जाती है। जैसे ही डब्ल्यूबीसी घटेगी, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो गई, कम, तो सारे जो अन्य रोग है वो अटैक कर देते हैं, इसलिए एड्स क्या होता है, खतरनाक, ठीक है। तो एड्स के टाइम तो आती है कमी, और डब्ल्यूबीसी की संख्या में अगर ज्यादा वृद्धि हो जाए तो क्या हो जाता है, ब्लड कैंसर हो जाता है भाई, क्या हो जाता है, ब्लड कैंसर, ठीक है, अगर क्या हो जाए, बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है तो, ठीक है। आरबीसी, आरबीसी की संख्या में कमी, अनीमिया रोग, कौन सा रोग, अनीमिया या एनीमिया भी बोलते हैं, अनीमिया रोग बहुत बार पूछा जाता है, अनीमिया रोग होता है किसकी कमी के कारण होता है, तो आरबीसी की संख्या में कमी के कारण हो जाता है, कौन सा रोग भाई, अनीमिया रोग, ठीक है। और आरबीसी की संख्या में वृद्धि कब होती है, अधिक ऊंचाई वाले यदि स्थानों पर अपने जाते हैं ना, अधिक ऊंचाई, तो यदि अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर चले जाएं या क्या कर लें, अधिक श्रम कर लेते हैं, तो भी आरबीसी की संख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो तीनों के बारे में बता दिया। अब पूछा क्या है, कैंसर का लक्षण किसमें असामान्य वृद्धि के कारण होता है, तो कैंसर, ब्लड कैंसर, ये रहा डब्ल्यूबीसी में असामान्य वृद्धि के कारण, डब्ल्यूबीसी मतलब श्वेत रक्त कणिकाएं, ऑप्शन नंबर सी, श्वेत रक्त कणिकाओं को क्या बोलते हैं भाई, डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, ठीक है ना। सर्वग्राही रक्त समूह है,
ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनके अनुसार तो आप बता दोगे, ठीक है। कमेंट में बताओ कौन सा है, ए है, ए बी है, बी है या ओ है। अभी पीछे टेबल मैंने बोला था स्क्रीनशॉट ले लो, आपके पास होगा, वहां से देख करके बताओ कि सर्वग्राही कौन सा है जो सभी का रक्त ले सकता है। तो यहां से कौन सा हो जाएगा, ए बी, ये है सर्वग्राही, सबका रक्त ले सकता है। लेकिन अगर मैं ऑप्शन चेंज कर दूं, ए बी सी और डी, ऑप्शन ए में ए है, बी में मैंने लिख दिया ए बी नेगेटिव, सी में ए बी पॉजिटिव और डी में लिख दिया ओ। ये वाले ऑप्शन है, इनके अनुसार बताओ कि सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कौन सा है। ये वाले ऑप्शन है, इनके अनुसार आपको बताना है सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कौन सा है। तो कौन सा होगा, अगर इस प्रकार के ऑप्शन आते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दिए हुए हैं, तो कौन सा होता है भाई, ए बी पॉजिटिव या नेगेटिव, कौन सा होगा, पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ये क्या होता है, सर्वग्राही ब्लड ग्रुप होता है। अगर ऐसे ऑप्शन आएंगे तो डायरेक्ट क्या करना है, ए बी। अगर इस प्रकार पॉजिटिव नेगेटिव ऑप्शन में आते हैं तो क्या करना है, ए बी पॉजिटिव करना है। क्या करना है, ए बी पॉजिटिव। यहीं पर बता देता हूं एक, सर्वदाता, सर्वदाता, सर्वदाता आपको पता है कौन सा होता है, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप ओ होता है, उसको क्या बोलते हैं, सर्वदाता। लेकिन अगर ऑप्शन में ऐसे आ जाए तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो आपको क्या करना है, ओ नेगेटिव करना है, ओ नेगेटिव या ओ। अगर ऑप्शन सीधे ऐसे दिए हुए हैं तो क्या करोगे, सर्वदाता ओ, अगर पॉजिटिव नेगेटिव पूछेंगे तो ओ नेगेटिव, और इधर ए बी पॉजिटिव, ठीक है ना, दोनों को ध्यान में रखना है। लब डब ध्वनि निम्नलिखित में से किससे संबंधित होती है, बताइए भाई। चार ऑप्शन है, आंखें, हृदय, दांत, किडनी। हृदय, यही दिल, क्या दिल होगा आपके अनुसार, इनमें से कौन सा उत्तर होगा। दिल तो धक धक करता है ना, दिल तो क्या करता है, धक धक, तो इनमें से दिल तो पहले ही कट जाएगा, ठीक है। लब डब, अब लब डब कौन करेगा बताओ, लब डब किसकी ध्वनि होगी, हृदय तो आपके अनुसार क्या करता है, धक धक, है ना, दिल धक धक करने लगा, ठीक है, तो हृदय तो धक धक करता है, तो ये तो हो नहीं सकता। फिर कौन सा होगा, लब डब, मतलब जिसके अंदर कोई पानी पुनी होगा वही करेगा ना, जैसे कोई बुलबुला बना, वो क्या कैसी आवाज करेगा, लब डब की आवाज, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है, होगा क्या, हृदय, हृदय की ध्वनि कैसी होती है, आज के बाद में धक धक नहीं कराना, क्या होगी, लब डब। कैसी ध्वनि होती है, लब डब, लब डब ध्वनि होती है किसकी, हृदय की। और हृदय की ध्वनि को किस यंत्र के माध्यम से सुना जाता है भाई, बताइए, किसके माध्यम से सुना जाता है हृदय की ध्वनि को, डॉक्टर गले के अंदर डाल करके घूमते रहते हैं हमेशा, उस यंत्र का नाम क्या है, उससे क्या करते हैं, हृदय की ध्वनि सुनते हैं, उस यंत्र का नाम क्या होता है, स्टेथोस्कोप। क्या नाम होता है भाई, स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप के माध्यम से ध्वनि सुनी जाती है, उस ध्वनि को बोलते हैं लब डब। और लब डब ध्वनि किसकी होती है, हृदय की होती है, किसकी होती है, हृदय की होती है। यदि किसी मनुष्य की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो क्या होगा, रुधिर वाहिकाएं, अभी क्लास शुरू होने से पहले मैंने बताया था, एक बार और बता देता हूं, रुधिर वाहिकाएं हमारे शरीर में दो प्रकार, एक को बोलते हैं धमनी और एक को बोलते हैं क्या, सीरा, ठीक है। धमनी हमेशा क्या करेगी, शुद्ध रक्त को लेकर के आएगी, और कहां से, हृदय से अंगों तक शुद्ध रक्त लेकर के जाती है, कौन, धमनी। और सीरा हमेशा क्या करती है, अशुद्ध रक्त को लेकर के जाती है, और कहां तक, अंगों से हृदय तक जो लेकर के जाती है वो क्या होती है, सीरा, ठीक है। तो धमनी हमेशा शुद्ध रक्त लेकर के जाएगी, लेकिन इसका एक अपवाद है, उसका नाम है पल्मोनरी। क्या नाम है, पल्मोनरी धमनी। ये पल्मोनरी धमनी अगर कहीं आ जाए ना तो इसको आपको क्या करना है, ये शुद्ध नहीं लेकर के जाती, पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी धमनी हमेशा अशुद्ध रक्त लेकर के जाती है, ये ध्यान में रखना है,
ठीक है। और इसका भी एक अपवाद है, सीरा का भी, ये सेम ही नाम है, पल्मोनरी सीरा। क्या नाम है? पल्मोनरी सीरा, पल्मोनरी सीरा। तो ये पल्मोनरी सीरा जो होती है ये भी क्या करती है, ये भी ये अशुद्ध लेकर के जानी चाहिए, सीरा है तो लेकर के कैसा जाती है, शुद्ध लेकर के जाती है। ठीक है, तो ये दमनी और ये सीरा। अब देखो क्वेश्चन क्या था कि त्रिज्या कम हो जाए। त्रिज्या का मतलब जैसे देखिए इतनी बड़ी कोई दमनी है, ठीक है, उसके अंदर रक्त बह रहा है, अगर मैं उस दमनी को ऐसे पतला कर दूं तो क्या होगा, उसके अंदर दबाव बढ़ेगा या घटेगा? क्या होगा, इतनी बड़ी थी तो दबाव कम है, जैसे ही ऐसे किया तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर दबाव बढ़ जाएगा। त्रिज्या कम करेंगे तो दबाव क्या होगा, उसके अंदर बढ़ेगा। ठीक है, त्रिज्या कम तो दबाव बढ़ेगा, और अगर त्रिज्या ज्यादा कर देंगे तो दबाव क्या हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा। ठीक है, रक्त के जमाव के लिए आवश्यक खनिज है। रक्त के जमाव के लिए रक्त जमाना है, तो जमाने का मतलब क्या हो गया कि जैसे हमारे को चोट लगी, चोट लगने के बाद में रक्त का थक्का बनना, वो क्यों, कौन, देखो रक्त का थक्का बनने से संबंधित तीन चीजें हैं हमारे शरीर के अंदर, ठीक है ना। अगर तो पूछ ले आपसे कि रक्त का थक्का, देखिए मैं यहाँ पे लिख ही देता हूं, रक्त का थक्का बनाना है, ठीक है, जैसे ही चोट लगी रक्त का क्या बनाना है, थक्का। तीन चीजें होती है। अगर आपसे पूछ ले कि तत्व कौन सा है, रक्त का थक्का बनाने वाला तत्व कौन सा है, अगर तो आपसे पूछे कि रक्त का थक्का बनाने वाला तत्व कौन सा है, तो करना है कौन सा, कैल्शियम। ठीक है, रक्त का थक्का बनाने वाला तत्व पूछे तो क्या करना है, कैल्शियम करना है। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले रक्त का थक्का बनाने वाला विटामिन कौन सा है, तो रक्त का थक्का बनाने वाला विटामिन यदि पूछा जाएगा तो विटामिन होगा के। ठीक है, और एक और होता है, तीन चीजें मैंने अभी आपको बताई थी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, तो एक क्या होता है, प्लेटलेट्स होता है। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का काम भी क्या है, चोट लगने पर रक्त का थक्का बनाना। ठीक है, तत्व पूछे तो कैल्शियम, विटामिन पूछे तो कौन सा करना है, विटामिन के, और अगर ऑप्शन में ऐसे आ जाए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, और पूछ ले आपसे कि रक्त का थक्का कौन बनाएगा, तो कौन बनाएगा, प्लेटलेट्स। तीनों को ध्यान में रखना है। तो यहां पर है रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक खनिज पूछा है, तो खनिज या तत्व तो कौन सा हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, कैल्शियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त के स्कंदन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। स्कंदन का मतलब वो है स्कंदन जमाव, स्कंदन या जमाव। तो जब जैसे ही चोट लगी, चोट लगने के बाद में रक्त का थक्का बनाने के लिए विटामिन पूछे तो अभी बताया विटामिन कौन सा, के, विटामिन के। ठीक है, विटामिन के को बोलते हैं फिलोक्विनोन। क्या बोलते हैं, फिलोक्विनोन। नेक्स्ट, सामान्य मानव रक्त है। जिसने कल वाली क्लास लगाई है उसको तो पता है कि रक्त कैसा होता है, क्षारीय होता है या अम्लीय होता है। देखो मानव रक्त का पीएच कितना है, पहले ये बताओ। मानव रक्त, मानव रक्त कल जब मैंने पढ़ाया था तो ऐसे ही लिखा था मानव रक्त, और उसके आगे यहाँ पे मैंने लिखा था पीएच। ठीक है, तो मानव के रक्त का पीएच होता है कितना, 7.4। कितना होता है, 7.4। अब आपको पता होना चाहिए कि जैसे 7, तो 7 तो क्या होता है, उदासीन, जिसका पीएच 7 होगा वो क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है, अगर हो जाए 7 से कम, 7 से कम हो जाए तो क्या हो जाता है, 7 से कम होता है तो क्या हो जाता है, अम्लीय। और अगर हो जाए 7 से ज्यादा, 7 से अधिक, ठीक है ना, जैसे ही 7 से अधिक होगा तो वो कैसा होगा, क्षारीय होगा। ठीक है ना, इधर 7 से कम 0 तक आता है, और 7 से ज्यादा इधर कहां तक जाता है, मैक्सिमम 14 तक। ये पीएच स्केल के ऊपर मापते हैं, तो पीएच स्केल के ऊपर 14, 0 से 14 तक अंक होते हैं। ये भी प्रश्न आया हुआ है कि पीएच स्केल पर कितने अंक होते हैं, तो 0 से लेकर के 14 तक अंक होते हैं। 7 वाला तो होता है उदासीन, 7 से कम होगा अम्लीय, 7 से ज्यादा होगा तो वो क्या होगा, क्षारीय होगा। ठीक है, तो अपने रक्त का पीएच कितना है, 7.4, तो 7 से ज्यादा या कम, 7 से थोड़ा सा ज्यादा, तो थोड़ा सा ज्यादा है तो क्या होगा, हल्का क्षारीय। ठीक है, तो ऑप्शन देखो उदासीन, उदासीन तो ये वाला होता है जिसका पीएच 7 हो, तो 7 तो है नहीं। थोड़ा अम्लीय, थोड़ा अम्लीय कब होता,
जब मान लो 6.4 होता है यानी 7 से थोड़ा कम होता तो क्या होता, थोड़ा अम्लीय, तो ये भी नहीं होगा। अम्ल या क्षार में परिवर्तनशील, तो ये तो ऑप्शन है ही नहीं। अब लिखा हुआ थोड़ा क्षारीय, तो बिल्कुल कैसा हो जाएगा, थोड़ा क्षारीय हो जाएगा, क्योंकि 7 से थोड़ा सा ज्यादा, तो थोड़ा ज्यादा तो थोड़ा क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, तो सामान्य मानव का रक्त जिसका पीएच कितना 7.4, तो होगा क्या, थोड़ा क्षारीय होगा। ठीक है, मानव शरीर का पीएच कितना होता है, तो मानव शरीर का पीएच याद रखना है आपको 7 से 7.8 के बीच में। कितना, 7.0 से 7.8 के बीच में होता है। ठीक है, रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ऑक्सीजन का परिवहन। जिसने कल वाली क्लास नहीं देखी वो पहले कल वाली क्लास देख लेना। ठीक है, क्योंकि ये सारी बातें मैंने वहां पे बता रखी है कि ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, तो आरबीसी। आरबीसी जो होती है ना, आरबीसी के 3 काम होते हैं, एक तो O2 का परिवहन करना, एक CO2 का परिवहन करना, और एक क्या करना, ब्लड ग्रुप निर्धारण। तो ब्लड ग्रुप का निर्धारण किस प्रकार होता है कि आरबीसी किस टाइप पर, एंटीजन, अभी पीछे बताया मैंने, दो एंटीजन वही ब्लड ग्रुप, तो 3 काम होते हैं। तो ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है भाई, प्लेटलेट्स नहीं करता, डब्ल्यूबीसी बिल्कुल नहीं, प्लाज्मा ये तो तरल वाला भाग है तो ये तो नहीं करेगा, कौन करता है भाई, आरबीसी करता है। कौन करता है, आरबीसी। ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर देवसेना। वायवीय श्वसन क्या है, अब वायवीय श्वसन, ठीक है, इसको देखिए, 2 प्रकार के श्वसन होते हैं, एक तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन और एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन। ठीक है, 2 प्रकार के श्वसन होते हैं। तो जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है उसको बोलते हैं कौन सा श्वसन, वायवीय श्वसन, या इसको बोलते हैं अरेबिक। क्या बोलते हैं, अरेबिक। और जो अवायवीय होता है उसको बोलते हैं अनअरेबिक। ठीक है, तो अरेबिक या वायवीय श्वसन मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो सांस लेकर के, देखो 2 शब्द होते हैं ना, एक तो अपने कहते हैं कि सांस लेना और एक होता है श्वसन। आप मेरे को यह बताओ क्या ये दोनों शब्द एक ही है या अलग अलग, एक ही है या अलग अलग, तो ये अलग अलग शब्द होते हैं। सांस लेने का मतलब है मैंने सांस लिया, छाती फुला करके खड़ा हो गया, ये क्या है, सांस लेना। ठीक है ना, सांस लेने का मतलब वातावरण और फेफड़ों के मध्य तक वायु का आदान प्रदान होता है, वो होता है सांस लेना। लेकिन श्वसन में क्या होगा, फेफड़ों में जाएगी ऑक्सीजन, फेफड़ों से रक्त के अंदर जाएगी आरबीसी में, आरबीसी उसको लेकर के जाएगा कहां तक, हमारी जो कोशिकाएं होती है वहां पर, और कोशिकाओं में होता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर श्वसन की क्रिया होती है। तो श्वसन क्या होता है, श्वसन में तो बिल्कुल अंदर तक, ठीक है ना, जो सबसे छोटी इकाई है वहां तक पहुंच रहा है वो होता है श्वसन। और सांस लेने का मतलब क्या होता है, सांस लेने का मतलब सिर्फ वातावरण और फेफड़ों तक की जो सीमित होता है वो होता है सांस लेना। तो दोनों शब्द अलग अलग है। अपने से पूछा है वायवीय श्वसन, वायवीय नाम से ही पता चल रहा है वायु की उपस्थिति ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो देखो क्या लिखा हुआ, आणविक ऑक्सीजन के बिना श्वसन, तो ये तो अवायवीय होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है उसको क्या बोलते हैं भाई, वायवीय श्वसन बोलते हैं। रक्त का वह भाग जिसमें 92% जल होता है और 8% प्रोटीन, खनिज, हार्मोन्स, एंजाइम और अन्य पदार्थ होते हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, जिसने कल वाली क्लास लगाई है वो तो इसका उत्तर दे देगा, जिसने नहीं लगाई वो एक बार लगा लो। ठीक है, क्या लिखा हुआ है भाई, 92% जल और 8% अन्य पदार्थ। मानव का रक्त के अंदर 2 भाग, एक तो तरल भाग जिसको बोला प्लाज्मा, और इस प्लाज्मा वाला भाग कितना होता है, 55% होता है। ठीक है, इस प्लाज्मा में क्या होता है, 90 से 92% तक होता है जल, और बाकी जो 8% बच गए वो क्या होते हैं, अन्य पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो पूछा क्या, यही पूछा है कि 92% जल और बाकी 8% अन्य पदार्थ। ठीक है, तो इनमें से लाल रक्त कणिकाएं हैं क्या, नहीं। श्वेत रक्त कणिकाएं WBC नहीं। प्लेटलेट्स बिल्कुल नहीं। तो कौन सा भाग हो जाएगा, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा जो होता है ना, इसके अंदर क्या होता है, 92% जल और 8% अन्य पदार्थ।
मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? पल्स दर, नाड़ी दर, पल्स दर का मतलब नाड़ी दर। ये नाड़ी दर होती क्या है भाई? हमारा हृदय धड़क रहा है, हमारा हृदय जैसे ही धड़कता है तो क्या करता है, वो रक्त को पंप करता है, ठीक है ना, रक्त को पंप करता है तो नाड़ियों के अंदर हलचल होती है, उस हलचल को मापा जाता है। क्यों मापा जाता है? चेक करने के लिए कि मानव का हृदय जो है सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी कि हृदय की फंक्शनिंग की जांच करने के लिए दिल या हृदय, हमारा हृदय या दिल सही से जांच जो कार्य है वो कर रहा है या नहीं कर रहा, उसकी जांच करने के लिए क्या होता है, पल्स दर की जांच की जाती है, नाड़ी दर मापा जाता है। और नाड़ी दर किस पर मापते हैं भाई, धमनी या सीरा? किस पर मापेंगे? धमनी, क्योंकि शुद्ध रक्त कौन लेकर के जाती है, धमनी, तो धमनी पर मापते हैं। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? हड्डी में? नहीं। पसीना? बिल्कुल नहीं। पित्त द्रव? बिल्कुल नहीं। किस में पाया जाता है? रक्त के अंदर, ब्लड के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। ब्लड में कैसे? रक्त के अंदर होती है आरबीसी, आरबीसी के अंदर उपस्थित होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है लौह तत्व, ठीक है, जिसके कारण मानव का रंग, रक्त का जो रंग होता है वो कैसा होता है, लाल। तो रक्त में आरबीसी और आरबीसी में हीमोग्लोबिन। देखो यहां पर ऑप्शन, हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, ऑप्शन के अंदर रक्त दिया हुआ है, अगर रक्त की जगह आरबीसी भी होता ना तो अपने उत्तर क्या लगा देते हैं उसका, आरबीसी। तो यहां पर रक्त क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, कि हीमोग्लोबिन किस में होता है, तो रक्त में होता है। हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है, सीधा याद रखना है कौन सा प्रोटीन होता है भाई, ग्लोबिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन होता है, ग्लोबिन प्रोटीन। हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन प्रोटीन, और तत्व पूछे तो कौन सा, लौह तत्व। मानव रक्त प्लेटलेट्स खाली स्थान छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में सहायता करता है। अभी मैंने बताया था रक्त का थक्का जैसे ही नाम आएगा, तीन याद रखने आपको, एक तो कैल्शियम, दूसरा विटामिन के, और तीसरा प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाता है, तो थक्का बनाने के लिए किसको छोड़ता है वो, प्रोथ्रोम्बिन को छोड़ता है, प्रोथ्रोम्बिन छोड़ता है, जिसके कारण क्या बनता है, रक्त का थक्का बनता है। ऑप्शन नंबर ए। रक्त में सफेद कण का क्या काम होता है, डब्ल्यूबीसी। अभी बताया पीछे, श्वेत रक्त कण का मतलब डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी का काम क्या है भाई, प्रतिरक्षा तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करना, जो हमारे को एंटीजन से या संक्रमण से हमारी रक्षा करता है। प्रोटीन हीमोग्लोबिन ले जाते हैं, क्या यह काम होता है, बिल्कुल नहीं। पोषक तत्वों को ले जाता है, क्या डब्ल्यूबीसी पोषक तत्वों के लिए है, बिल्कुल नहीं है। खून जमने में मदद करता है, तो बिल्कुल नहीं करता। खून जमने में मैंने बताया था कौन मदद करता है, प्लेटलेट्स करता है। तो डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, शरीर को संक्रमण से बचाना। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित में से कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? तीन है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो इनमें से माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं पाया जाता? लाल रक्त कोशिका मतलब आरबीसी, यकृत कोशिका, मांसपेशीय कोशिका, या श्वेत रक्त कोशिका मतलब डब्ल्यूबीसी। तो इन दोनों ऑप्शन में से एक होगा जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। तो किस में नहीं पाया जाता भाई, आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? अभी बताया था मैंने धमनी और सीरा, एक तो शुद्ध रक्त लेकर के जाएगी और एक अशुद्ध रक्त लेकर के जाएगी, ठीक है। एक बार दोबारा देख लो, दो बताई थी मैंने रक्त नलिकाएं, एक तो बताया धमनी और एक क्या बताया मैंने, सीरा, ठीक है। इसके बारे में पूरा अगर पढ़ना है तो मैं थ्योरी की जब क्लास लूंगा तब उसके अंदर पूरा डिटेल से बता दूंगा, ठीक है। तो धमनी, धमनी हमेशा कैसा रक्त लेकर के जाएगी, एक तो ध्यान में रखना है शुद्ध रक्त, और एक क्या है ध्यान में रखना है, हृदय से दूर अंगों तक, हृदय से अंगों तक जो लेकर के जाती है उसको कहते हैं धमनी। जैसे ही नाम आता है सीरा का, तो सीरा याद रखना है अशुद्ध रक्त, कैसा रक्त, अशुद्ध रक्त, और कहां तक,
अंगों से हृदय तक, अंगों से हृदय तक, अंगों से हृदय तक, ठीक है। लेकिन धमनी का एक अपवाद है, धमनी का एक क्या है, अपवाद, ठीक है ना। कल मैंने जब हृदय पढ़ाया ना, तो हृदय पढ़ाया था, तब मैंने उसके अंदर बताया था कि पल्मोनरी या फुफ्फुसीय धमनी जो होती है वो क्या लेकर के जाती है, अशुद्ध रक्त को लेकर के जाती है, तो इसका अपवाद होती है पल्मोनरी धमनी। अपवाद क्या हो गया इसका, पल्मोनरी धमनी इसका अपवाद है, ठीक है। और सीरा का अपवाद क्या है, पल्मोनरी सीरा, पल्मोनरी सीरा। क्यों अपवाद है, क्योंकि ये लेकर के आनी, सीरा है तो अशुद्ध रक्त लाना चाहिए, लेकिन लेकर के आती है कैसा रक्त, शुद्ध रक्त। तो पल्मोनरी सीरा और पल्मोनरी धमनी दोनों इसके अपवाद होते हैं, ठीक है। एक बार दोबारा देख लो, धमनी शुद्ध रक्त हृदय से अंगों तक, लेकिन अपवाद क्या है, पल्मोनरी धमनी, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त का संचार, मतलब अशुद्ध रक्त लेकर के जाती है, पल्मोनरी सीरा, ये रहा अभी बताया, पल्मोनरी सीरा तो अपवाद है। क्यों अपवाद है, क्योंकि कैसा रक्त लेकर के जा रही है, शुद्ध रक्त। तो इसमें पूछा अशुद्ध, तो अशुद्ध तो ये नहीं लेकर के जाती। एल्वेलोई, एल्वेलोई क्या होती है, एल्वेलोई होती है हमारा जो श्वसन तंत्र है उसकी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई, श्वसन तंत्र की, तो ये भी नहीं होगा। महाधमनी, महाधमनी तो शुद्ध रक्त लेकर के जाती है भाई, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, पल्मोनरी धमनी, अभी बताया पल्मोनरी धमनी अपवाद है। क्यों अपवाद है, क्योंकि धमनी है तो शुद्ध लेकर के जानी चाहिए, लेकिन लेकर के जा रही है कैसा रक्त, अशुद्ध रक्त, तो पल्मोनरी धमनी जो है ये क्या है, इसका अपवाद है, ठीक है। और इसलिए ये कैसा रक्त लेकर के जा रही है, अशुद्ध रक्त। ए बी ओ खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था, तो किसने बताया था भाई इसके बारे में, कार्ल कोलर नहीं, मोरिस हिलेमन, तो ये भी नहीं है। एडवर्ड जेनर नहीं है। कार्ल लैंडस्टीनर, तो बिल्कुल सही है, किसने बताया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया था ब्लड ग्रुप प्रणाली के बारे में। एक वयस्क मानव शरीर में कितने लीटर खून होता है, कल बताया था, अभी भी बताया था थोड़ी देर पहले, 5 से 6 लीटर रक्त होता है, और दोनों ऑप्शन में आ जाए तो क्या करना है आपको, 5 लीटर खून होता है। निम्नलिखित में से कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है। अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा क्या पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है, मतलब हृदय से निकली और कहां तक, अंगों तक गई, हृदय से अंगों तक जो जाती है, ये पूछ रहा है कि कौन सी होती है। तो ये रहा, हृदय से अंगों तक जाती है तो क्या होती है, धमनी। हृदय से अंगों तक कौन जाएगी भाई, धमनी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कौन जाती है, धमनी जाती है। कौन जाती है, धमनी जाती है, ठीक है। तो ये अपना परिसंचरण तंत्र होता है कंप्लीट। 2 क्लासें थी, एक कल और एक इसका पार्ट 2, ये आज वाला जो है ये पार्ट सेकंड है, ठीक है, पार्ट सेकंड। जिसने पहली इसकी क्लास नहीं देखी है वो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से जाकर के आप इसकी पहली क्लास देख सकते हैं, ठीक है। और इसकी पीडीएफ प्रताप क्लासेज का जो अपना चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, उसके ऊपर जो है इसका मिल जाएगा आपको पीडीएफ, ठीक है ना। प्रताप क्लासेज के नाम से ही है, वहां पर आपको इसकी क्या मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो रोजाना 7 बजे क्लास होती है, ठीक है, धन्यवाद।